आप सभी का क्रॉनिकल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज हम अपनी करंट अफेयर सीरीज में एक नया लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। एज यू नो कि ये करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है वो यूपीएससी और पीसीएस के प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रख के डिज़ाइन की गई है, जिसमें हम अक्रॉस द डिसिप्लिन, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस या इन्वायरमेंट, जो भी ऐसे एकेडमिक डिसिप्लिन जो हमारे एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हैं, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के वीडियोस को हम टॉपिक्स को जो है हम अपने इस लेक्चर में डील करते हैं। इस करंट अफेयर्स सीरीज का कोर पर्पस जो है हमारे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को एनहेंस करना है, इसीलिए इस कोर्स को जो है हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपको जो है एक रिक्विजिट अमाउंट ऑफ डोज का इंफॉर्मेशन मिले, ताकि उसे जो है आप इजीली एग्जाम में अप्लाई कर सके। ये इसका नेचर, जो कंटेंट का नेचर है, वो टोटली प्रीलिम्स एप्लीकेटिव बेस्ड है कि प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। तो इसी के बिहाफ पे हम ये करंट अफेयर सीरीज रन कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस द फीडबैक कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। तो आज का जो हमारा सेशन हम बिगिन करने जा रहे हैं, उसकी पहली जो न्यूज़ या पहला करंट अफेयर जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से बेस्ड है। ये जीएस के पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का एक टॉपिक है। एज यू नो कि यूपीएससी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एक टॉपिक मेंशन्ड है। तो ऐसी कोई भी करंट अफेयर्स डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर रिलेटेड आती हैं तो उनको डिस्कस करना क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम फोकस करें तो हमें इन ऑर्गेनाइजेशंस पे ये फोकस करना है कि ऑर्गेनाइजेशंस कब स्टैब्लिश की गई थी, इनका की फंक्शनल एरिया क्या है, कौन कौन से इनके ऑर्गन इनके अंडर में काम करते हैं, एंड बियॉन्ड दैट इनकी जो फंक्शनिंग, ओवरऑल फंक्शनिंग होती है वो इंटरनेशनली कैसे होती है। तो इसी के बिहाफ पे पहला सेशन बिगिन करते हैं। ये जो न्यूज़ है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है। ये न्यूज़ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है, और ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि ऑफ अ रीसेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूक्रेन के केस, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है उससे रिलेटेड कुछ केस की हियरिंग के लिए जो है परमिशन दे दी है। अब इसके बैकड्रॉप में कुछ डेवलपमेंट देखते हैं कि 2022 फैब मार्च के इनिशिएशन में ही जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में एक वॉर शुरू हो जाता है, और उसके पीछे रशिया ने एक आर्गुमेंट दिया था कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन है, जो बॉर्डरिंग रशिया है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन है, इसमें यूक्रेन जो है यहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं उन पे जो है जेनोसाइड कॉज कर रहा है। और जो टेरिटरीज रशिया ने बताई थी, एक लुहांस्क और दूसरा जो डोनेट्स्क था, जहाँ पे रशिया ने ये बोला है कि यूक्रेन इन रीजन्स में जो है जीनोसाइड कॉज कर रहा है। नाउ बैकड्रॉप में कुछ डेवलपमेंट्स ये भी हैं कि 1991 में, एज यू नो कि यूएसएसआर एक सिंगल एंटिटी थी। 91 के बाद ये यूएसएसआर का विखंडन हो जाता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स का क्रिएशन हो जाता है। तो उसी के बैकड्रॉप में यूक्रेन जो है रशिया से बॉर्डर शेयर करता है, और ये बॉर्डरिंग स्टेट जो रीजन है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के इंडिविजुअल जो है रशियंस के साथ काफ़ी अपने आप को एसोसिएट करते हैं। ऑल्दो इनकी नेशनलिटी यूक्रेन की है, लेकिन अपने आप को जो है रशिया से क्वाइट सिंक में पाते हैं। तो रशिया ने इसी बिहाफ पे जो है यूक्रेन पे अटैक किया था। अपने अटैक को जो जस्टिफाई किया था कि यूक्रेन जो ये डोनेट्स्क और लुहांस्क का जो एरिया है, या डोनेट्स्क और लुहांस्क का जो एरिया है, वहाँ पे जेनोसाइड कॉज कर रहा है। तो इस बात को जो है रशिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बताया था कि उसके इनमें अटैक करने का या वॉर करने का पर्पस क्या है। बियॉन्ड सेकेंडली यूक्रेन ने जो है रशिया पे रेसिप्रोकेट किया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये बोला कि रशिया का जो इन्वेजन यूक्रेन पे है वो जेनोसाइड कन्वेंशन के एम्बिट में आता है, और रशिया जो है यूक्रेन में एक जेनोसाइड कॉज कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालते आए। तो इसी केस की हियरिंग पे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो अपनी कुछ सजेशंस दिए हैं या अपना कुछ एडवाइस दिया है कि इसने सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है कि जो रशिया यूक्रेन पे इन्वेजन किया है वो जेनोसाइड कन्वेंशन के एम्बिट में आता है। इट हैज़ ऑलरेडी ये टोटली डिनाई कर दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, और ये बोला है कि ये जो रशिया का व्यू पॉइंट है कि यूक्रेन जो है डोनेट्स्क और लुहांस्क में जेनोसाइड कर रहा है, उसको एट ए सर्टेन टाइम बाद जो है इसकी हियरिंग की जाएगी कि क्या ये सही में जस्टिफाइड है कि यूक्रेन जो है लुहांस्क और डोनेट्स्क में जो है जेनोसाइड कॉज कर रहा है। तो इसी बैकड्रॉप में जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यूज़ में रहा है, राइट। तो अब तक तो ये सारी न्यूज़ रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो गई हैं। अब हम
एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, क्या ये यूएन की बॉडी है या नहीं है, किस ईयर में स्टैब्लिश की गई थी, इसके जो डिसीजंस आते हैं इस कोर्ट के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, क्या वो लीगली बाइंडिंग है जो मेंबर कंट्रीज हैं। एंड बियॉन्ड दैट एक कन्वेंशन की बात की गई, दैट इज 1948 जीनोसाइड कन्वेंशन। ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। ऑफ रिसेंट अभी कुछ 2 हफ्ते पहले साउथ अफ्रीका ने भी इजराइल को जो है इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहाँ पे भी एक प्रपोजल ये जीनोसाइड कन्वेंशन के बिहाफ पे डाला था कि इजराइल जो है गाजा में जीनोसाइड कर रही है। तो ये कन्वेंशन जो है क्वाइट इन न्यूज़ रहा है, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें इस न्यूज़ से 2 चीज़ों पर ध्यान देना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड बियॉन्ड दैट कि आखिर ये जीनोसाइड कन्वेंशन क्या है, कब ये लॉ एस्टैब्लिश किया गया था, किन किन एरियाज में ये जीनोसाइड कन्वेंशन का जो लॉ है वो अप्लाई होता है। बियॉन्ड दैट मैपिंग में एक बार फोकस कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का ये न्यूज़ है तो मैपिंग के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स में दे कैन आस्क यूक्रेन और रशिया के बीच में बॉर्डर, यूक्रेन और रशिया के बीच में ये डिस्प्यूट है। तो एज यू नो कि यूक्रेन और रशिया एक दूसरे से जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन है यहाँ पे ये 3 टेरिटरीज हैं, दैट इज डॉनबास, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। अब ये 3 टेरिटरीज जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन में आते हैं, जिसको वॉर के बाद रशिया ने अभी ऑक्यूपाई कर लिया है, और यहाँ के जो एथनिक आइडेंटिटी है या यहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्लोजर टू रशिया है। बियॉन्ड दैट इस रीजन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे काफ़ी अमाउंट में कोल रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी ये रीजन जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन, जो डोनेट्स, लुहांस्क और डॉनबास से क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ प्लेसेस इन न्यूज़ से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे 3 प्लेसेस अगर न्यूज़ में आ गए, एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि ये रशिया और यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे कोल के बहुत सारे रिजर्व्स पाए गए हैं। बियॉन्ड दैट यू कैन सी ये जो वाटर बॉडी यहाँ रशिया और यूक्रेन के आसपास दिख रही है, यहाँ पे इसको जो है ब्लैक सी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है रशिया के लिए थ्रू ब्लैक सी। रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है रशिया वर्ल्ड ग्लोबली जो अपना इंटरनेशनल ट्रेड या सी के थ्रू एसेस कर पाता है थ्रू ब्लैक सी, तो एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस सर्व करता है रशिया के लिए। 2014 में क्रीमिया जो पहले यूक्रेन की एक टेरिटरी थी उसको रशिया ने जो एनेक्स कर लिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मैपिंग के पर्सपेक्टिव से भी एंड बियॉन्ड एक करंट अफेयर्स के न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से भी। तो अब तक तो हमने ये न्यूज़ रिलेटेड डेवलपमेंट देख लिया। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, कब स्टैब्लिश किया गया और इसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है एक यूनाइटेड नेशंस की जो है एक जुडिशियल ऑर्गन है, उसी की जुडिशियल विंग है, और इसको जो है वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट इन द ईयर 1945 में किया गया था और ये 1946 से जो फंक्शन कर रहा है। अब एक और की क्लैरिफिकेशन रखूं कि प्रीलिम्स में आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे और सिमिलर एक टर्म यूज होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी। ये 2 टर्म्स क्वाइट सिनोनिमस हैं और प्रीलिम्स में आपको जो है उस पर कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही यूएन की जुडिशियल ऑर्गन है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूएन की जुडिशियल ऑर्गन नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में ऐसा कुछ नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो इस कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट 1945 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में लोकेटेड है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर जो है हेग में लोकेटेड है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेडक्वार्टर जो हेग में लोकेटेड है। बियॉन्ड इस बॉडी का जो कोर फंक्शन है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी अराउंड 194 कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, तो इनके बीच में कुछ अगर म्यूचुअल डिस्प्यूट होता है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उसके ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जुडिशियल ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका काम है स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट को सेटल करना और कुछ एडवाइजरी ओपिनियन की अगर ज़रूरत है तो इन कॉम्प्लीमेंशन एंड कोहेरेंस विद इंटरनेशनल लॉ ये जो कोर्ट है ये बाकी नेशंस को जो है एडवाइस करता है। तो इसका कोर पर्पस डिस्प्यूट्स को सेटल करना और कुछ एडवाइस देना है। इसकी लोकेशन जो है हेग नीदरलैंड में और ये 1945 जो है इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक एम्बलम है, सिंबल है, जिसमें एक लेडी बैठी हुई है। यहाँ पे ये एक ग्रीन स्काई बोलिया हुआ और साथ में ये जो
ऐसे इन्होंने कंटेन किया हुआ है। तो ये एक बेसिक जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेट है कि सेट ऑफ स्केल्स के साथ एक सीफ ऑफ ग्रेन लिया हुआ, ये एक सिंबल है इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। और इस कोर्ट के जो डिसीजन है वो लीगली बाइंडिंग है। एक की चीज़ नोटिस करने की याद हो कि लीगली बाइंडिंग है इसके डिसीजन। तो एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि इसके डिसीजन जो है लीगली बाइंडिंग है या नहीं। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसके जो डिसीजन हैं वो लीगली बाइंडिंग है। लेकिन एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू है कि लीगली बाइंडिंग है, लेकिन इस लीगल बाइंडमेंट की कुछ भी इन्फोर्समेंट क्राइटेरिया नहीं कि इसको आखिर कैसे इन्फोर्स किया जाएगा। इनके पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन इनके पास बहुत ही वीक है, तो कोई ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है। ऐसे बहुत सारे डिसीजन रशिया और चाइना के अगेंस्ट में से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से दिए हैं, पर इन कंट्रीज़ का काफ़ी डेवलप्ड इकोनॉमी है और पावरफुल कंट्रीज़ हैं, तो इनका माने या ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस कोर्ट के पास नहीं ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि उन डिसीजन को जो है इन पर इन्फोर्स कर सके। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसी बिहाफ पर रशिया और यूक्रेन, क्योंकि मेंबर कंट्रीज हैं, तो इस कोर्ट को जो है अप्रोच किया था कि ये जो है जेनोसाइड से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स उनको देखेंगे। फर्दर देखते हैं कि जो जेनोसाइड कन्वेंशन है वो क्या है। एक लॉ है जेनोसाइड कन्वेंशन, ये है क्या, जिसके बिहाफ पर रशिया और यूक्रेन इंडिविजुअली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए और उन्होंने बारी बारी से बोला कि पहले रशिया ने यूक्रेन पे ब्लेम लगाया कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन में डोनेट्स्क लुहांस वाला जो रीजन है उस पर यूक्रेन जेनोसाइड कर रहा है, और यूक्रेन ने बाद में रशिया पर ब्लेम लगाया कि रशिया जो यूक्रेन पे इन्वेजन कर रहा है वो जेनोसाइड के एम्बिट में आता है। तो ये जेनोसाइड कन्वेंशन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है एक लॉ के फॉर्म में आया था इन द ईयर 1948। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसी नो कि मास एट्रॉसिटीज़ हुई थी, बहुत लोगों की डेथ हुई थी, ह्यूमन राइट वायलेशन हुए थे। तो यूनाइटेड नेशन जैसी बॉडी इस्टेब्लिश होने के बाद जो मेंबर कंट्रीज थी उन लोगों ने आपस में एक म्यूचुअल कंसेंसस बनाया कि एक ऐसा लॉ होना चाहिए कि फ्यूचर में जो है ऐसा कुछ ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट ना हो, और इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ लिया जाए। तो उसी बिहाफ पे जेनोसाइड कन्वेंशन लॉ जो है 9 दिसंबर 1948 को लाया गया। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो मेंबर कंट्रीज सिग्नेटरी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में है, जो जेनोसाइड को है क्रिमिनलाइज करता है, और जो स्टेट पार्टीज हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन डालता है इसके इन्फोर्समेंट के लिए। जो लॉ के प्रोविजंस हैं वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो सके, उनका इन्फोर्समेंट हो सके, इसलिए जो है इस लॉ से रिलेटेड जो भी सिग्नेटरी मेंबर कंट्रीज हैं उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आता है कि इस जेनोसाइड कन्वेंशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर सकें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे मैंने बोला कि इन मेंबर कंट्रीज ने आपस में एक डिसीजन लिया, कमिटमेंट क्या था, नेवर अगेन, फिर से आप फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, इसलिए इस जेनोसाइड कन्वेंशन को जो है इस लॉ को ले आया गया। और स्ट्रिक्टली इसमें वेगनेस ना रहे, प्रिसाइजनेस रहे कि कौन कौन सी एक्टिविटी जेनोसाइड के एम्बिट में होंगी। तो उस कुछ जो की एक्शंस पे इन लोगों ने फोकस किया, और वो एक्शंस क्या है वो देख लेते हैं कि जेनोसाइड इज डिफाइंड एज क्राइम्स कमिटेड विद द इंटेंट टू डिस्ट्रॉय ए नेशनल, एक देश को ख़त्म करना, किसी की एथनिसिटी को ख़त्म करना, एक कंप्लीट रेस को ख़त्म करना, या किसी रिलीजियस ग्रुप को ऑल टुगेदर फिनिश करना, ये जो है जेनोसाइड के एम्बिट में आता है। तो जेनोसाइड की डेफिनेशन जो कैटेगराइजेशन है, नेशनल, एथनिक, रेशियल एज वेल एज रिलीजियस ग्रुप, कोई भी ऐसा एक्टिविटी करता है जो इनको टोटली डेनिग्रेट, इनको हटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे जो 4 पिलर्स दिए गए हैं वो जेनोसाइड के एम्बिट में आते हैं। कुछ एक्सेप्शन इस लॉ में रखा गया था कि अगर कुछ पॉलिटिकल ग्रुप से एसोसिएटेड है या कल्चरल जेनोसाइड है तो वो पर्टिकुलरली इस जेनोसाइड के कन्वेंशन में नहीं आएगा। तो ये कुछ जेनोसाइड से रिलेटेड है। अब ये लॉ जो है अराउंड 75 ईयर्स अपने कंप्लीट कर चुका है, 1948 में आया था, अब इसके जो 75 साल पूरे हो चुके हैं। तो दैट्स अ प्रोबेबिलिटी कि ऐसे कुछ जो इवेंट होते हैं, एनिवर्सरी इवेंट होते हैं, तो उनके बिहाफ पे भी यूपीएससी में क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू रशिया एंड यूक्रेन का जो डिस्प्यूट है, ये कैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है, ये ऑर्गन किस लिए इस्टेब्लिश की गई, किस ईयर में इस्टेब्लिश की गई, मैपिंग का पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। और जो लॉ है जेनोसाइड कन्वेंशन 1948, इस पर भी आप प्रिसाइजली फोकस करो, बिकॉज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि प्रीलिम्स में मैपिंग या कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा
सकते हैं। बियॉन्ड दैट अभी साउथ अफ्रीका और इजराइल का भी डिस्प्यूट बताया, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ही रिलेटेड है कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल पे ये ब्लेम लगाया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रपोजल दिया कि इजराइल जो है गाजा में जेनोसाइड कॉज कर रहा है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। Now the next topic that we are going to deal is related to India and its bilateral relations. India और उसके bilateral relations UPSC के syllabus में एक topic mentioned है। अब ये prelims के exam से इसको हम इस डाटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं इस पर हम देखते हैं। लेकिन प्रिसाइसली ये जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस का एक टॉपिक है कि अगर आप किसी कंट्री की रिलेशन हमारे कंट्री से कैसे रहें, किन किन एरियाज में हम कॉपरेट कर रहे हैं, उस पर आप इस एग्जाम्पल का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा है कि ऑफ रिसेंट यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ग्रीन सिग्नल किस चीज़ के लिए कि इंडिया जो है यूएसए से ड्रोन्स खरीद रहा है और ड्रोन्स की जो मॉनेटरी वैल्यू है अराउंड $4 बिलियन है, यानी कि $4 बिलियन का जो वर्थ है, इतने वर्थ का जो ड्रोन जो है हम जो है यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका से जो है परचेज कर रहे हैं। तो इसी बैकड्रॉप में ये जो है मतलब न्यूज़ आई हुई है। तो इस पर हम सिक्योरिटी का इशू एक देख लेते हैं कि सिक्योरिटी का पिन पॉइंट आजकल एक प्रोमिनेंट इशू है। इंडिया एज यू नो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों से लैंड बॉर्डर शेयर करता है एंड बियॉन्ड दैट इंटरनली भी हमारी को जो सिक्योरिटी इश्यूज या सिक्योरिटी रीजन से क्वाइट अपराइज हो रहे हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करना, अपने डिफेंस सोर्सेज को अपग्रेड करना क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाता है। इसी बैकड्रॉप में एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इस साल का जो इंटरिम बजट अभी आया है 2024-25 का, उसमें डिफेंस के लिए मैक्सिमम एलोकेशन किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि की फोकस जो है डिफेंस पर रखा गया है, सिक्योरिटी पर रखा गया है और उसी बैकड्रॉप में ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है उनको हम कोरिलेट करते हैं। तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू अराइज हो रहा है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, जो वॉरफेयर वो चेंज होते जा रहे हैं। रेड सी में अभी आपने देखा कि वहाँ पे हमारे जो इंडियन शिप्स हैं इन द मैरिटाइम एरिया, वहाँ पे ड्रोन अटैक्स उन शिप्स पे किया गया थ्रू हाउती रिबेल्स। तो उस बैकड्रॉप में हमारी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये स्ट्रेंथनिंग कैसे होगी ऐसे नए मॉडर्न वॉरफेयर से? तो ड्रोन का यूटिलाइजेशन करके जो है हम अपने सिक्योरिटी को बूस्टअप कर सकते हैं, जिसमें मैन एंड मटेरियल का लॉस नहीं होता है। आप प्रॉपर सर्विलियंस कर सकते हैं, प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हैं इन सारे जो हमारे एनिमी टारगेट्स हैं। तो उस बिहाफ पे जो इंडिया और यूएस के बीच में जो डील साइन हुई थी उसको जो ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जिसमें इस $4 बिलियन में का जो ट्रेड साइन हुआ है, इसमें हम जो है 31 MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन्स को जो खरीदेंगे, 170 AGM 104 हेलफायर्स मिसाइल्स को लेंगे, 310 लेज़र स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स, कम्युनिकेशन एंड सर्विलियंस इक्विपमेंट को बाई करेंगे और साथ ही साथ कुछ ग्लाइड बॉम्ब्स भी खरीदेंगे। तो एक एज यू कैन सी इन दिस इमेज की ये जो प्रेडेटर ड्रोन है MQ-9B, जिसको हम अभी खरीदने वाले हैं यूएसए से, इसको जो है ऑपरेट किया जा सकता है थ्रू द 2 पायलट्स स्टेशन एट ग्राउंड। जो है 2 पायलट बैठ के इस जो ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हैं और इस ड्रोन के यूटिलाइजेशन के थ्रू जो हम लेज़र गाइडेड मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। एंटी टैंक मिसाइल जो इस ड्रोन पे हम लोड करके टैंक्स पे अटैक कर सकते हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी अटैक कर सकते हैं। यानी कि ऑन द लैंड एज वेल एज ऑन सी इस जो ड्रोन का है इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। बियॉन्ड दैट ये ड्रोन जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में भी हेल्प करेगा, सर्च एंड रेस्क्यू में मदद करेगा, लॉ इन्फोर्समेंट, हम एयर सर्विलियंस अपने जो हमारे डोमेस्टिक स्टेट्स हैं वहाँ कर सकते हैं, बॉर्डर एरिया में कर सकते हैं, तो बॉर्डर एनफोर्समेंट में भी हेल्प करेगा। और कुछ एयरबॉर्न वार्निंग आ रही हैं किसी अटैक की, तो इस ड्रोन के यूटिलाइजेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। और इसको जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर या एयरबॉर्न माइनर काउंटर मेजर्स या ऐसे कुछ भी कंटिजेंसी जो अराइज हो रही है, ऐसे ड्रोन्स की यूटिलाइजेशन के थ्रू जो है हम कर सकते हैं। तो ये अभी रिसेंट में जो ड्रोन खरीदा उसमें एक ड्रोन है। बियॉन्ड दैट जो हेलफायर मिसाइल है, यू कैन सी इन दिस इमेज, ये हेलफायर मिसाइल है जो हम यूएसए से खरीद रहे हैं। इसमें ये जो ब्लेड साइड में निकले हुए हैं, एक अटैक के बाद ये 6 ब्लेड जो है ऑटोमेटिकली हर साइड पे निकलने लगेंगे, इसीलिए इसका नाम हेलफायर रखा है। कैटास्ट्रॉफिक एनिमी पे टारगेटिंग कर सकता है। तो ये जो ड्रोन्स हैं अपनी सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए हमने जो है यूएसए से परचेज किया है। अब ये डिफेंस डील जो है इस बैकड्रॉप में हो रही है जब इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप थोड़े स्ट्रेन्ड हैं। एज यू नो कि 26 जनवरी के
रिपब्लिक डे पे हमने यूएसए के प्रेसिडेंट को ऐसे गेस्ट इनवाइट किया था, लेकिन वो आ ना सके, इसीलिए फ्रेंच के प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रॉन है हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। बियॉन्ड दैट जो खालिस्तान का एक इशू चल रहा था, तो यूएसए की गवर्नमेंट ने इंडिया पे ये पिन पॉइंट किया था कि जो खालिस्तान ऑपरेटिव यूएसए से ऑपरेट करते पन्नू, उन पे जो है इंडिया असैसिनेशन अटेम्प्ट करना चाहता है। तो कुछ सोर रिलेशनशिप विद यूएसए हो रहा है, लेकिन इसी बैकड्रॉप में ये डिफेंस डील हुई है और यूएसए की तरफ से ये बोला गया है कि दोनों कंट्री से एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, एक दूसरे को म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ग्लोबली इनके कॉमन गोल हैं। तो ऐसे डिफेंस डील से हमारे रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो सकते हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है और जो हमारी कॉमन फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये दोनों कंट्रीज मिलके अचीव कर सकती हैं। तो इसी बैकड्रॉप में ये न्यूज़ की डेवलपमेंट थी, जिसमें हम ड्रोन्स जो है अराउंड $4 बिलियन का वर्थ जो है यूएसए से कर रहे हैं और ये ड्रोन्स या जो भी वेपन्स हम खरीद रहे हैं कौन कौन सी ये चीज़ें हैं। तो एग्जाम में मेंस में ऑल्दो इसका इनपुट आप दे सकते हो, लेकिन जो सिक्योरिटी चैलेंज है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देयर एज अ पॉसिबिलिटी कि प्रीलिम्स में दे कैन आस्क। Now the next news that we are going to deal is related to summits and conferences. Summit and conferences से ये news related है, लेकिन इसको हम extrapolate करके अपने एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से डील करते हैं कि आखिर इससे क्या हमारा एग्जाम इनपुट डिराइव हो सकता है। तो एज यू नो कि गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में ये या मेंस में ही पूछे जाते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। तो इनडायरेक्टली इस टॉपिक को हम एसोसिएट करके उससे देखेंगे कि क्या क्वेश्चन डिराइव हो सकता है। ये टॉपिक रिलेटेड है ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड, तो इस पे की फोकस करने की ज़रूरत है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के एम्बिट में कौन कौन से जो डोमेन आते हैं, बियॉन्ड गवर्नमेंट क्या स्कीम या क्या ऐसा प्रोविजन रन करा रही है इसकी इफेक्टिवनेस के लिए। तो न्यूज़ में इसलिए रहा है कि ऑफ रिसेंट जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में न्यू दिल्ली में जो है इसकी समिट हुई थी, जिसमें इंडिया के रिच हेरिटेज इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन को हाईलाइट करने के लिए जो है एम्फसाइज किया गया था और इसके लिए एक नेशनल आरोग्य फेयर ऑन द डे ऑफ 1 फरवरी को जो है विथहेल्ड किया गया था, जिसमें इंडिया के रिच लेगेसी को शो किया गया। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के फील्ड में लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए इवेंट हेल्ड किया गया था न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और इसका कोर पर्पस था लोगों में अवेयरनेस लाना। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड इशू है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि हेल्थ से रिलेटेड होगा, हेल्थ के क्योरमेंट के लिए लोग हमारे इंडिविजुअल्स हेल्दी रहे और जो हमारे ट्रेडिशनल जो भी हमारे स्ट्रेंथ रही हैं उनको हार्नेस करने के लिए ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का डोमेन है, तो उन इस ट्रेडिशनल मेडिसिन के थ्रू कैसे हम वेलनेस प्रैक्टिसेस को एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे कोलैबोरेशन हमारे प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ इस ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूटिलाइजेशन करके हम और एनहेंस कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कैसे इस ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेक्टर को यूटिलाइज करके ला सकते हैं, ये इस फेयर समिट में डील किया गया था। तो ये कोर फोकस एरिया है गवर्नमेंट का कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो फील्ड है उसको हार्नेस किया जाए। अब देखते हैं कि इस ट्रेडिशनल मेडिसिन में कौन कौन से एरिया आते हैं। सबसे पहले तो आपका है आयुर्वेद। एज यू नो कि अराउंड 900 to 800 BCE से ये जो आयुर्वेद हमारे इंडियन सॉइल पे है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ है, तो इस ट्रेडिशनल मेडिसिन को हार्नेस करने की ज़रूरत है। दूसरा पिलर हमारा होम्योपैथी है, तीसरा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी और सिद्ध। ऐसी जो मेडिसिन के सेक्टर हैं इनका यूटिलाइजेशन करके हम अपनी डेमोग्राफी जो है हमारी पॉपुलेशन है उनका क्योर कर सकते हैं या उनकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो इसका कोर पर्पज़ यही है। तो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या हैं, हिस्टोरिकली जो हमारे सिस्टम का हिस्सा रही हैं, जो हमारे सिविलाइजेशन का पार्ट रही हैं, उन्हीं स्ट्रेंथ को हार्नेस करने के लिए इसका कोर फोकस है। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है आयुष मिशन चला रही है, दैट इज नेशनल आयुष मिशन, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो अवेयरनेस लाने की कोशिश की गई है। और इस अवेयरनेस का रिजल्ट ये भी रहा है कि ऑफ ए रिसेंट अराउंड 40,000 रिसर्च पेपर्स इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है पब्लिश किए गए। तो एग्जाम के लिए थोड़ा सा ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि आखिर ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है और इनकी फील्ड में कौन कौन से डोमेन्स आते हैं। Now the next topic that we are going to deal is related to India and UAE's bilateral relations. Quite important और relevant topic है। Prelims में ऐसे कुछ news based questions इससे पूछे जा सकते हैं। Beyond that इसका international relations में भी, mains में भी इसका as an example आप इस news और development का utilization कर सकते हैं कि इंडिया और UAE के relation कैसे with time evolve हुए हैं, क्या क्या important pillars हैं। Beyond that कुछ mapping related questions भी इससे आ सकता है कि UAE की location कहाँ पे है और इसकी geographical proximity
प्रॉक्सिमिटी पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। एंड बियॉन्ड दैट, क्योंकि ये बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से रिलेटेड है, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है और ये दो कंट्रीज़ के बीच में क्यों साइन होती है, इससे क्या एफर्मेशन और क्या पॉजिटिविटी निकल के आती है। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों रहा है। न्यूज़ में इसलिए रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने ऑफर रिसेंट जो है इंडिया और यूएई के जो बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसको अप्रूव कर दिया है। एज यू नो कि इन द लास्ट ईयर जो है इंडिया और यूएई के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें ये फोकस रखा गया था कि दोनों कंट्रीज जो है बाईलेटरल अपने जो इकोनॉमिक कॉपरेशन इकोनॉमिकली जो कोलैबोरेट करेंगी और कोलैबोरेशन का एरिया जो है मैन्युफैक्चरिंग अलोंग विद द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रहेगा। तो लास्ट ईयर ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारी यूएई के साथ हुई थी, जिसको अभी हमारे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। बियॉन्ड यूएई, एक और न्यूज़ में ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने लास्ट ईयर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया था, जिसको सीका बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये दोनों के बीच में, इंडिया और यूएई के बीच में ये बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है साइन हुई है और इसका जो है अप्रूवल हो गया है। इसका बेनिफिट ये है कि यूएई के जो इंडिविजुअल्स है, बिजनेस एंटिटीज है, वो इंडिया में ईजिली आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एज यू नो कि हमारे इंडियन एक्सपैट्रिएट्स भी गल्फ रीजन में जाके काफ़ी बिजनेस करते हैं। हमारे बहुत सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स जो हैं गल्फ रीजन में काम करते हैं और यूएई उनमें से एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर ऐसी कुछ ट्रीटी जो साइन होती है तो यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं दोनों कंट्रीज़ के, उनके बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। मोर एंड जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक दूसरे कंट्रीज से आएगा। इंडिया में यूएई से बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और इसका एक्स्ट्रापोलेशन ये भी है कि फर्दर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि बिजनेस का एस्टैब्लिशमेंट होगा, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। बियॉन्ड दैट, हमारी गवर्नमेंट का कोर फोकस जो है आत्मनिर्भर भारत में है। हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ही आके लोग बिजनेस इस्टेब्लिश करें, हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो, वोकल फॉर लोकल का ऐसा डिमांड चल रहा है। तो आत्मनिर्भरता के फेज में भी ये बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है हेल्प करेगी। तो एक तो आत्मनिर्भरता, जो सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो कोर पर्पज है, वो भी इससे जो है काफ़ी एनहेंस होगा। बियॉन्ड दैट, इंडिया और यूएई के बीच में ऑलरेडी एक स्ट्रेंथन ट्रेड रिलेशन है। हम एक दूसरे से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कराते हैं, तो अगर वहाँ की कंपनीज यहीं पे आके स्टैब्लिश कर जाएं तो जो इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्टअप हो जाएगी। एक की फैक्ट ये है कि फ्रॉम द ईयर अप्रैल 2000 टिल नाउ, यानी कि इन 20-22 सालों में जो हम इंडिया और यूएई के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यूएई से अराउंड $16.7 बिलियन का जो एफडीआई जो है इंडिया में इन्वेस्ट किया गया है। तो ये एक इकोनॉमिक रेलेवेंस की बात बताता है कि इंडिया और यूएई के रिलेशन क्यों इतने स्ट्रांग है और इनको क्यों स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। वर्थ $16.7 बिलियन का एफडीआई जो है इंडिया में आया हुआ है। नाउ ये तो सारी न्यूज़ रिलेटेड डेवलपमेंट्स होगी। अब देखते हैं कि ये बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो ये बाईलेटरल ट्रीटी जो है ये दो कंट्रीज़ के बीच में साइन होता है, जो एक एश्योरेंस देता है, एक गारंटी प्रोवाइड करता है कि ये दोनों कंट्रीज़ को जो बिजनेस इंटरेस्ट है उनको जो है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट रहेगा। यानी कि यूएई की अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेस यहाँ पे इंडिया पे स्टैब्लिश हो रहे हैं तो उनको जो फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, कुछ एक्सप्रोप्रिएशन नहीं किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो ट्रांसफ़र है, जो यहाँ पे बिजनेस वो कर रहे हैं, उनके फंड्स का ट्रांसफ़र अगर वो कहीं करना चाहें, यूएई में करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। एट पार ट्रीटमेंट टू द नेशनल ट्रीटमेंट मिलेगी। बियॉन्ड, अगर कुछ हमारी गवर्नमेंट के थ्रू जो है नेगेटिव पॉलिसी आती है जिसकी वजह से इनका बिजनेस को हार्म पहुंचता है, तो एडिक्वेट और इफेक्टिव कंपेंसेशन मिलेगा। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो फंड्स हैं उनकी इजी ट्रांसफरेबिलिटी होगी और फ्रीडम ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कि अगर ये कंपनीज कुछ इन्वेस्ट करना चाहें तो इनको जो है फ्रीडम मिलेगा। ऑल बिकॉज कि ये बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एक मिनिमम गारंटी प्रोवाइड करता है, एक लीगल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जिससे जो बिजनेस के प्रपोजल्स हैं या जो लॉ है उनमें प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है। जो लॉ के मतलब जो लॉ है, जो भी प्रोविजन है, क्वाइट ईजियर होते हैं, क्वाइट प्रेडिक्टेबल होते हैं। और कल के दिन अगर कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट या कुछ ऐसा नेगेटिव हार्म होता है तो ये जो कंपनीज हैं अपने होस्ट कंट्री में जाके हमारी कंट्री पे जो केस कर सकती हैं। तो एक लीगल ट्रांसपेरेंसी लेके आता है, साथ ही साथ लोगों में कॉन्फिडेंस लेके आता है कि उनका बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहेगा, प्रिजर्व रहेगा और कोई भी एक दूसरी कंट्रीज में अगर ये बिजनेस कर रहा है तो इनको कोई हार्म नहीं होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए जो एक लीगल एश्योरेंस लेके आता है।
ये जो है इन्फोर्सेबल राइट प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, ताकि वो अपने क्लेम को जो है अपना क्लेम डाल सके अगेंस्ट द स्टेट विच हैज़ वायलेटेड द प्रोविजन। वोडाफोन का आपने इशू देखा था कि इंडिया में वोडाफोन ने कैसे केस फाइल कर दिया था, राइट, एक्विजिशन पे, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो दिया था कि वोडाफोन जो टैक्स का वायलेशन कर रही है। तो ऐसे अगर कुछ बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट विद द गवर्नमेंट होते हैं और उन कंट्रीज़ के साथ अगर बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है तो उनके लिए क्वाइट बेटर एंड बेनिफिशियल होता है। तो इस हिसाब से ये न्यूज़ जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है। अब मैपिंग में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूएई मैप में कहाँ लोकेटेड है। यूएई जो है सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इट इज़ लोकेटेड इन द गल्फ रीजन और ये 7 इमिरेट से बन के यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जो 7 इमिरेट्स बन के इस कंट्री को बनाते हैं। तो ऑल टुगेदर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जैसे अबू धाबी और दुबई इसी सिटी में लोकेटेड है और हमारे यहाँ से बहुत सारे मजदूर जो ब्लू कॉलर वर्कर जिनको बोला जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में, यूएई में जाके जॉब करते हैं और बहुत सारे हमारे इंडिविजुअल नेटिव्स जो है वहाँ जाके बिजनेस कर रहे हैं। तो ये क्वाइट इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है। अगर वाटर बॉडी की बात करें तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ यूएई से बॉर्डर शेयर करता है और एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, जो ऑयल ट्रेडिंग के लिंक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन है यूएई की। एंड बियॉन्ड दैट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होता है, ये एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट है। Now the next topic that we are going to deal is related to science and tech। ये टॉपिक साइंस एंड टेक से रिलेटेड एंड मोर स्पेसिफिक ये जो स्पेस सेक्टर से रिलेटेड है। Now इस पे न्यूज़ से रिलेटेड डेवलपमेंट से पहले हम देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है इसमें और कहाँ कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपका है ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम, इस पे फोकस हम करते हैं। जनवरी में एक स्पेस मिशन लॉन्च किया गया जिसको PSLV C58 मिशन बोलते हैं। तो ये देखेंगे हम क्या है, और फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड देखेंगे कि ये क्या है, ये कैसे हेल्प करता है। तो इन 3 इंपॉर्टेंट पे जो है पिलर्स पे जो हम फोकस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि रिसेंट जो C58 हमारा ये PSLV C58 था, इसको जनवरी में लॉन्च किया गया था और इस लॉन्च को जो है थ्रू ग्रीन प्रोपल्शन किया गया था। यानी कि एज यू नो कि अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च की जाती है तो उसके अपथ्रस्ट के लिए एक प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है। कन्वेंशनली जो केमिकल प्रोपल्शन का यूज़ किया जाता था और ये एक पॉल्यूटेंट होते थे, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हैज़र्डस होते थे। लेकिन इसके सोल्यूशन के लिए DRDO ने कुछ एक्टिविटी की। प्राइवेट सेक्टर एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है दैट इज़ बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ कोलैबोरेट किया जिसमें एक इनोवेटिव थ्रस्टर का डेवलपमेंट किया है जो कि ग्रीन प्रोपल्शन बेस्ड है। अब ये ग्रीन प्रोपल्शन जो है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कुछ ऐसा टॉक्सिक पॉल्यूटेंट एमिट नहीं करता, नॉन टॉक्सिक है और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोपल्शन सिस्टम है। तो ये ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इसको जो है इस बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप जो स्पेस सेक्टर में काम करता है इसके साथ जो है कोलैबोरेट करके काम किया गया है ताकि ये जो है प्रोपल्शन सिस्टम लॉन्च किया जा सके, राइट। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि स्पेस सेक्टर एज यू नो कि हमारा अपराइज कर रहा है, लेकिन इसकी जो एक्सटर्नलिटीज़ है कुछ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी होंगी। जो सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं उससे जो एमिटेंट्स आते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचाते हैं। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाया जाए जिसके थ्रू जो है ये पॉल्यूटेंट्स खत्म होते हैं, ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप किया गया है। तो इस इंपॉर्टेंट से फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो इंपॉर्टेंट है। बियॉन्ड दैट देखते हैं कि PSLV C58 मिशन जो है क्यों लॉन्च किया गया था। इसको जनवरी फर्स्ट मंथ ऑफ जो जनवरी में लॉन्च किया गया था, हमारे इसरो ने इसको लॉन्च किया था। और इस PSLV C58 को जो है एक्सपोसैट मिशन भी बोलते हैं, यानी कि एक्सरे पोलरीमीटर। इसका कोर पर्पस था सिलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करना। ये इन द यूनिवर्स जाती यूनिवर्स में जाती है और हमारे सिलेस्टियल बॉडीज़ को ऑब्जर्व करती है। और सिलेस्टियल बॉडीज़ कौन सी, जैसे कि पल्सर्स, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, मैग्नेस्टर्स, ऐसे जो है अराउंड 50 पोटेंशियल सिलेस्टियल सोर्सेज को जो हमारी सैटेलाइट थी इन द यूनिवर्स जाके ऑब्जर्व करती थ्रू एक्सरेज, एक्सरे पोलराइज्ड एक्सरेज के थ्रू यूज़ करती। एज यू नो कि ये जो सिलेस्टियल बॉडीज़ हैं एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो है एमिट करती हैं और इनके भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए ये पोलराइज एक्सरेज को एमिट किया जाएगा इन थ्रू सैटेलाइट्स और उनके चेंज बिहेवियर के बिहाफ पे इन सेलेस्टियल बॉडीज़ का नेचर जो है ऑब्जर्व किया जाएगा। इसीलिए ये सैटेलाइट जो है लॉन्च किया था। तो इस सैटेलाइट को जो है PSLV C58
और ये एक्सपो सैटेलाइट है जो कि फर्स्ट एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट है, राइट। इसका कोर पर्पस एज आई डिस्कस कि सेलेस्टियल बॉडीज के जो है उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, उनकी ओरिएंटेशन और उनकी मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन और स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करके ये जो है डाटा ट्रांसमिट करेगी, जिससे इन सेलेस्टियल बॉडीज की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो इस बिहाफ पे ये PSLV C58 जो सैटेलाइट है ये हमारे एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा जो एरिया फोकस करने का वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड क्या है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है। कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड इसलिए शुरू किया गया था कि हमारी आत्मनिर्भरता या मेक इन इंडिया को जो है बूस्टअप मिल सके, जो हमारी डिफेंस की नीड है उसमें सेल्फ रिलायंस आ सके, इसीलिए इस फंड को जो है एस्टैब्लिश किया गया था। इस फंड को जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था और इसका मॉनिटरिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलॉन्ग विद कोलैबोरेशन विद जो DRDO जो है ये करती है, और ये जो है ट्राई सर्विसेज डिफेंस प्रोडक्शन को जो है असिस्ट करेगी, यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की जो हमारी नीड्स हैं इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड के थ्रू जो है जो फंड होगा वो यूटिलाइज किया जाएगा, ताकि हम डोमेस्टिकली ही डिफेंस जो भी हमारी नीड्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर सकें। ये 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं सिर्फ एक ही न्यूज़ से रिलेटेड, जिस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि आखिर ये PSLV C58 जो सैटेलाइट है ये किस लिए है, एक्सपो सैटेलाइट क्या है, कैसे फंक्शन करता है और उसका कोर पर्पस कैसे सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करने का। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होप यू हैव लाइक्ड द सेशन। इफ यू हैव liked it then please do like and subscribe and give us the feedback in the comment box. Till then, goodbye and all the best.